Assalamu alaikum and hello, boys and girls. My name is Zishan Hassan. I'm the tutor of SBR, Strategic Business Reporting. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक की ऑनरस लीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इम्पेयरमेंट्स एंड इन्वेस्टर इश्यूज। और ये बेस करता है एसबीआर के टेक्निकल आर्टिकल पे, जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट आर्टिकल है एसबीआर का। मैं सोचा तो इस पे वीडियो कर दी जाए, और ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि फ्यूचर एग्जाम्स में इस पेपर क्वेश्चन आ सकता है। और इन पास थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर चुका है, और इन फ्यूचर आ भी सकता है, क्योंकि इसकी निशानी है कि रिसेंटली इसका आर्टिकल आया है। खैर, ये जो आर्टिकल है ये एड्रेस कर रहा है ऑनरस लीज कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्पेयरमेंट से रिलेटेड इशू और अप्रोच, जो कि एसबीआर के एग्जाम क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक इशू आएगा इन्वेस्टर इशूज, जो कि एसबीआर एग्जाम क्वेश्चंस में आता है, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू एसबीआर क्वेश्चन सिनेरियोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑनरस लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऑनरस लीज कॉन्ट्रैक्ट्स आईएफआरएस 16। ठीक है, क्या कहता है, लीजेस हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज। एक सिग्निफिकेंट चेंज आई है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। पहले आईएस 17 होता था, बाईफआरएस 16 होता है। तो भाई अब क्या है, एक चेंज आ गई है कि पहले दो, एक ऑपरेटिंग लीज होती थी, एक फाइनेंशियल लीज होती थी। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क आया। ट्रीटमेंट में फर्क क्या आया कि राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट किया जाता है और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, फेयर वैल्यू को देखते हुए। ठीक है, और या अच्छा जी। और दूसरे जो एसेट्स हैं, आरओयू एसेट जो है, उसके लिए ये है कि जी इसको आपने इम्पेयरमेंट के लिए लाजमी टेस्ट करना है, क्योंकि आरओयू एसेट जो है वो नॉन फाइनेंशियल एसेट है। नॉन फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 36 इसके ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन दो एग्जेम्पशंस मौजूद हैं। वो दो एग्जेम्पशंस क्या हैं, देखिए। पहली, even firstly when a lessee applies fair value model, जब lessee अप्लाई कर रहा है फेयर वैल्यू मॉडल अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद आईएस 40। आईएस 40 के मुताबिक अगर फेयर वैल्यू मॉडल कर अप्लाई हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे, और ये आरओयू एसेट्स पे भी फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले पे भी, और आरओयू एसेट्स जो कि आपके लीजेस के एसेट्स हैं उन पे भी फेयर वैल्यू मॉडल अगर अप्लाई हो रहा है, फिर आईएस 36 की एग्जेम्पशन मौजूद है। सेकंड सिनेरियो पकड़ो, अगर आरओयू एसेट जो है वो रिलेट करता है टू द क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिससे रिलेटेड लेसी अप्लाई करता है, जिस पे लेसी अप्लाई करता है रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर लेसी जो है वो क्या कर सकता है, वो अलेक्ट कर सकता है रिवैल्यूएशन मॉडल अपने सारे आरओयू एसेट्स पे, राइट ऑफ यूज एसेट्स पे। ठीक है, और जब रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों जगह अप्लाई हो रहा होगा, फिर आईएस 36 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, एग्जेम्पशन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू आईएस 36 आरओयू एसेट जो है वो टेस्ट किया जाएगा इम्पेयरमेंट के लिए स्टैंड अलोन बेसिस पे, यानी कि अगर एक इकलौता निहत्था एसेट है, एक एसेट है जैसे कि जी एक मशीनरी है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे, यानी कि अकेला उस पे ऊपर आप इम्पेयरमेंट अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, अनलेस अगर कैश जनरेटिंग यूनिट अगर आ रहा है, कैश जनरेटिंग यूनिट याद करो भाई, वो जो कि छोटे छोटे एसेट को मिला के एक बड़ा एसेट बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जांपल देता हूँ एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट से लेके वो प्लेन तक, प्लेन ऑब्वियसली वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट में आ सकता है, का पार्ट है, बल्कि प्लेन हो गया, प्लेन से लेके फिर भी वो रनवे हो गया, रनवे से लेके एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे होती टिकटिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो एक है कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो अगर आरओई एसिड जो है वो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ सीजीयू, अगर वो सीजीयू को पार्ट है, तो वो इंक्लूड होगा कैश जनरेटिंग यूनिट के कैरिंग अमाउंट में।
IS-36 की रिक्वायरमेंट है कि एंटिटीज जो हैं वो कंसीडर करें कि क्या बायर जो है वो अज्यूम कर रहा है इसमें कोई किसी तरह की लाइबिलिटीज, जिसमें लेसी की लीज लाइबिलिटी आएगी, जिसमें लेसी की लीज लाइबिलिटी आएगी। और ऐसे केस में लीज लाइबिलिटी को आप इंक्लूड करोगे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू में और कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू एज में भी। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप कंसीडर करते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स को, अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है जी, जो कि जिसको गवर्न कौन करता है, IS-37 प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट एसेट्स, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिंपली सिंपल अल्फाजों में अगर बोला जाए तो भाई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन जो है क्या है वो आगे देखो। IFRS standard is applied to any contract for which unavoidable cause of meeting the contract obligations। ठीक है, यानी कि ऐसी अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो कि आपको मीट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए वो एक्सीड कर रही है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें रिसीव होंगे। तो ऐसे केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्या बोलेंगे, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज़्यादा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि आप कंसीडर करें कि IS-37 और IFRS 16 क्या को एग्जिस्ट हो सकते हैं सिनेरियो में। तो IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दी है इस सिनेरियो के IFRS 16 की ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब बोर्ड ने ये डिसीजन क्यों लिया, क्यों लिया भाई ये, बाउला हो गया था क्या, उसकी रीजन ये है। अब उसकी रीजन आ रही हैं भाई, बाउला नहीं हुआ तो उसकी रीजन ये है। फॉर लीजेस दैट हैव ऑलरेडी कमेंस, कह रहा लीज जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, कमेंस हो चुकी हैं, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी नहीं है आफ्टर द कमेंसमेंट डेट, शुरू होने के बाद। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी कैन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट एन ऑनरस लीज कॉन्ट्रैक्ट बाय अप्लाइंग क्या, रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 16 जो भी है। लीज लैसी विल डिटरमाइन कि क्या उसने इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करनी है राइट ऑफ यूज एसेट पे यूजिंग IS-36 यानी। और दूसरी बात, फॉर लीजेस दैट हैव नॉट ऑलरेडी कम इन, जो लीजेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है और होने जा रही है, तो रिक्वायरमेंट फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो है IS-37 की, वो यहाँ पे सफिशिएंट रहेंगी। और रिक्वायरमेंट्स जो है IS-37 की, वो अप्लाई हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। और हैंस लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मीट करते हैं डेफिनेशन किसकी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की, उस स्टैंडर्ड पे। अब जो क्वेश्चन है वो एक और आता है कि क्या, किस तरह ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को आपने डील करना है, अप्लाई करना है। जब आप इनिशियली अप्लाई कर रहे होगे IFRS 16, अब कंपनी के पास दो चॉइसेस, क्या दो चॉइसेस है, अप्लाई कर दे IS-36 टू द राइट ऑफ यूज एसेट कंप्लीटली। दूसरी चॉइसेस क्या है, नॉट अप्लाई IS-36 ऑन द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन। इनिशियली जब आप लीसिस वगैरह जब पे आ रहे हैं, कमेंट्स करने जा रहे हैं, तो इनिशियली आप IS-36 की एप्लीकेशन अप्लाई ना करें, बट रिलाई करें उसकी असेसमेंट पे कि क्या देखें को लीज जो है वो ऑनरस होती है नहीं होती है अंडर IS-37। और अगर ऑनरस लीज प्रोविजन जो है वो हो रही है, तो फिर आप क्या करोगे भाई, जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है, लेट्स से राइट ऑफ यूज एसेट का कैरिंग अमाउंट आ रहा है 1000, और ऑनरस लीज प्रोविजन आप रखते हो 700, तो भाई कैरिंग अमाउंट 300 रख के आगे बढ़ो। क्या समझे, ठीक है जी। और ये चॉइस अप्लाई की जा सकती है लीज बाय लीज बेसिस पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर फर्ज है कि भाई क्वेश्चन को जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ो और तय करें कि क्या IS-36 या 37, 36 अप्लाई होना चाहिए या 37 अप्लाई होना चाहिए ऑनरस लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर एग्जामिनेशन टीम जो है वो आपसे कहती है कि भाई कंसीडर करो अंडर अ स्पेसिफिक IFRS, यानी कि IS-36 या
37 या IFRS 16 के मुताबिक, फिर आपने उस स्टैंडर्ड के बारे में पहले बताना है कि भाई वो स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, रेफर करना है उसको, और फिर आपने उस सिनेरियो के साथ उस पार्ट को जोड़ना है, और फिर आपने अपनी उसके ऊपर राय देनी है, लॉजिकल और रैशनल राय देनी है। ठीक है, जो लॉजिकल और रैशनल आप अपनी राय दे रहे होगे, डिस्कशन कर रहे होगे, उसके ऊपर ही आपको मार्क्स बेहतरीन किस्म के मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपका सोल्यूशन जो है वो सजेस्टेड सोल्यूशन से रिलेटेड भी ना हुआ, और नहीं होता, लेकिन रेलेवेंट होता है, तब भी मिले, याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ इन्वेस्टर्स इश्यूज इन एसबीआर। हर एसबीआर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन होता ही होता है, चाहे वो क्वेश्चन 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या 4 में हो। और अमूमन इसके ऊपर 2 मार्क्स आपको प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कमेंट करना होता है यूजफुलनेस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, कौन सी नहीं होगी, उनकी कौन सी नीड्स इससे सेटिस्फाई हो रही। जब आप इस तरह को क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो, तो आपने आईएफआरएस स्टैंडर्ड का बताना है, स्पेसिफिक का, फिर आपने अपनी वो नॉलेज यूज करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और डिस्कस करना है कि वो किस तरह इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, पड़ सकती है डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस के इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एनालाइज करना पड़ सकता है एक्सपेक्टेड टाइमिंग और रिवर्सल्स को। ठीक है, एज अ जर्नल रूल प्रिंसिपल्स क्या है कि एक अच्छे डिस्क्लोजर का इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जहाँ पे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, कि जी आप प्रिंसिपल्स बताएं फ्रेमवर्क के, जेनरिक क्वेश्चंस में देखें इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से। और इसमें जो है बोर्ड को कुछ फीडबैक भी मिला है इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो क्या है कि इन्वेस्टर्स कंसर्न होते हैं कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन की जा रही है। इन पर्टिकुलर वो जो हाईलाइट करते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी वगैरह की, उसको सही तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। दूसरा, इन्वेस्टर्स कंसीडर करते हैं कि जी कंपैरेबिलिटी जो है एंटिटी स्पेसिफिक नहीं हो रही है। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, या कोई प्रिंसिपल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। फिर बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचते हैं कि जी इंक्लूजन जो है आईएफआरएस इंफॉर्मेशन का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के से बाहर हैं जी, इतनी रेलेवेंट नहीं है उन सर्कमस्टेंसेस में, अंडरस्टैंडेबिलिटी में उनको इशू होता है, ऑन गोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं आ रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जी बोर्ड जो है वो प्रोहिबिट नहीं है ऑन द इंक्लूजन ऑफ नॉन आईएफआरएस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो सिर्फ आईएफआरएस को लेके चल रहा है, नॉन आईएफआरएस इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इन्वेस्टर के कंसर्न है अबाउट द रिस्क ऑफ एंटिटीज, जो है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे। इन्वेस्टर सोचता है कि बोर्ड जो है वो एंटिटी टू एंटिटी और आइडेंटिटी और लेबल ही एक्सप्लेन करे, रिकनसाइल करे नॉन आईएफआरएस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जनाब बोर्ड जो है वो परफॉर्मेंस मेजर्स को डिफाइन करे, जैसे कि जी आपके पास ईबीआईटी, ईबीआईटीडीए और दूसरे परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, जैसे कि परफॉर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, उनको डिफाइन करे क्लियरली, एक आम आदमी के लिहाज से, एक मैंगो मैन के लिहाज से। ठीक है, मोस्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सजेशन के जी डेवलप कीज एंड डेफिनेशंस और रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन या अनयूजुअल या इनफ्रीक्वेंटली occurring आइटम्स के बारे में। ठीक है, ताकि मिसलीडिंग और इनकंसिस्टेंट यूज ना हो इंफॉर्मेशन का। इन्वेस्टर ये भी सोचता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर्स जो हैं वो हैं जो कि मटेरियल आइटम्स की जो है वो दी जाए स्पेसिफिकली, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन और इवेंट जो है वो इनसाइट्स उनके ज्यादा बताए जाएं। अब यहाँ पे आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ एसबीआर नॉलेज टू क्वेश्चन सिनेरियोज, जहाँ पे आप लोगों की लगती है फैटी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनेशन टीम कह रही है कि जी एक्सप्लोर करो लेटर पॉइंट एसबीआर क्वेश्चन, आंसर करो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू द क्वेश्चन सिनेरियो। एसबीआर के कैंडिडेट जो हैं वो कह रहे हैं जी वैल्यूएबल मार्क्स उनको इसलिए नहीं मिल पा रहे होते
कि जो वर्ब यूज हो रहा होता है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में, कि उस रिक्वायरमेंट को वो आप सही तरह से पकड़ नहीं, और डिस्कशन जो है, आंसर जो है बहुत, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो और वो रिलेटेड टू द कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जाहिर है आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात वही कह रहा है कि अगर आप एक फैक्ट सिनेरियो में बार बार रिपीट कर रहे हो विदाउट गिविंग एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन इट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी रिपीट हो रही है और फैक्ट्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो भाई कह रहा कोई फायदा नहीं है, आपको मिलना कख नहीं है। ठीक है। फिर एग्जामिनेशन टीम आपको ये भी कह रही है कि जी हमें ये भी एविडेंस मिला है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं। ठीक है। वो किस तरह के क्वेश्चन वन पे ज्यादा ही टाइम लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन पे कम टाइम लगा रहे होते हैं, एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, जो इजी मार्क्स पाए जा रहे होते हैं क्वेश्चन 3 4 में, वो आप नहीं गेन कर पा रहे होते हो, जिसकी वजह से आप फेल होते हो। तो भाई इक्वल टाइम लगाओ हर रिक्वायरमेंट पे, ये एग्जामिनर कह रहा है, ताकि आप जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन करते हुए जाएं। अगर 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 किसी अकाउंटिंग ट्रीट स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट वगैरह भूल जाओ ना, तो यार चले जाओ सीधा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, बेसिक्स पे, और देखो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उससे रिलेटेड क्या कह रहा है और वो अप्लाई करो। तो उससे होगा क्या कि आप जो है ना वो जीरो के बजाय आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मार्क्स आपको लाजमी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर कोई रिक्वायर वो है, सजेशन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या मैं व्हाट्सएप वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दिस इज व्हाट्सएप। और फॉलो करें जी अकाउंटेंसी एसीसीए को फेसबुक पे मजीद अपडेट्स के लिए। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। बाकी सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाबा टाटा, टाटा बाबा।